अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे सोर्सेज ऑफ यूएस कॉन्स्टिट्यूशन। इससे पहले हमने वीडियो बनाई थी, उसमें हमने बात की थी इंट्रोडक्शन टू यूएस कॉन्स्टिट्यूशन, जिसमें हमने इंट्रोडक्शन, हिस्ट्री, हर चीज़ देखी थी। यहाँ आज हम देखेंगे सबसे पहले इसका इंट्रोडक्शन, फिर यहाँ पे हिस्टोरिकल एवोल्यूशन जो कॉन्स्टिट्यूशन का हुआ। इससे पहले जो हिस्ट्री सारी थी वो हमने वहाँ उसमें देखी थी। उसके बाद कॉन्स्टिट्यूशनल डेवलपमेंट कौन कौन सी हुई, लॉज पास बाय कांग्रेस, बाय एग्जेक्टिव्स, कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट्स हुई, उसके बाद जुडिशियल डिसीजंस इसमें ऐड हुए, फिर अदर फैक्टर्स भी कुछ हैं। ये सारा कुछ देखेंगे इसी वीडियो में। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं इसके इंट्रोडक्शन की। इंट्रोडक्शन की बात करें तो जो इसकी नेचर है कॉन्स्टिट्यूशन की वो है रिटन कॉन्स्टिट्यूशन। ये सबसे पहले जो बना था 1788 में इसे कंफर्म किया गया और 1789 ये एक प्रॉपर कॉन्स्टिट्यूशन बना जिसे हम कहते हैं सुप्रीम लॉ ऑफ लैंड। ये कॉन्स्टिट्यूशन बड़ा ही ब्रीफ सा कॉन्स्टिट्यूशन है जिसके 7 आर्टिकल्स हैं और इसमें सेक्शंस जैसे बाकी के कॉन्स्टिट्यूशंस में होते हैं सेक्शंस काफी होते हैं, लेकिन इसमें वो भी बड़े ब्रीफ से हैं। चंद सफ़ों का ये मुकम्मल कॉन्स्टिट्यूशन है। इस कॉन्स्टिट्यूशन के जो पहले 3 आर्टिकल्स हैं 1 से लेकर 3 तक, वो पावर और स्ट्रक्चर बताते हैं फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, जो ब्रांचेस ऑफ गवर्नमेंट है जैसे कि लेजिस्लेटिव, एग्जीक्यूटिव और जुडिशरी, इनका स्ट्रक्चर बताते हैं। 4th वाला जो आर्टिकल है वो बताता है कि जो फेडरल गवर्नमेंट है और जो स्टेट्स हैं उनके दरमियान रिलेशन कैसे होंगे। इसी तरह जो 5th आर्टिकल है वो बताता है कि अगर कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंडमेंट करनी है तो किस तरह से की जाएगी, जैसे कि कांग्रेस में 2/3 मेजोरिटी जब तक नहीं होगी तो अमेंडमेंट नहीं होगी। 6th वाला बात करता है जो मुल्क में लॉज होंगे या ट्रीटीज होंगी वो सबसे सॉवरन होंगी, सबसे सुप्रीम होंगी। और 7th वाला लास्ट वाला जो रेटिफिकेशन होगी वो स्टेट कन्वेंशन से होगी। रेटिफिकेशन कहते हैं जो फॉर्मल साइनिंग वगैरह, जो डॉक्यूमेंट्स जैसे ट्रीटीज पे कोई साइन वगैरह होता है तो वो जो होगी वो स्टेट कन्वेंशन से होगी। अगला पॉइंट हमारे पास आता है इसकी हिस्टोरिकल एवोल्यूशन। जैसे कि सबको पता है कि 1787 में इसका जो एग्रीमेंट था, कन्वेंशन थी, वो हुई फिलाडेल्फिया में पेनिसिल्वेनिया यहाँ पर इसका एग्रीमेंट हुआ, जहां पर जो 50 रिप्रेजेंटेटिव से उन्होंने शिरकत की और 12 स्टेट से की। एक स्टेट यहाँ पे नहीं आई थी, उसकी भी 2 बड़ी वजूहात हैं। और वो कौन सी स्टेट थी? वो थी रोड आइलैंड ने इसमें शिरकत नहीं की थी और इसकी 2 बड़ी वजह है। एक पहला तो स्लेव ट्रेडिंग और दूसरा है फियर। स्लेव ट्रेडिंग क्या है? स्लेव ट्रेडिंग, उनका जो मैक्सिमम कारोबार था वो स्लेव की ट्रेडिंग पे था, लेकिन उन्होंने ये सोचा कि अगर कॉन्स्टिट्यूशन बन जाता है तो वहां पर तो फंडामेंटल राइट्स दिए जाएंगे, लिबर्टी दी जाएगी सिटीजन्स को, लोगों को, तो फिर हमारा ये कारोबार बंद हो जाएगा, तो उन्होंने शिरकत नहीं की थी। दूसरा, उन्हें खौफ था कि जब कॉन्स्टिट्यूशन बनेगा तो वो सुप्रीम होगा, सबसे आला होगा, तो फिर वो किसी के हाथ में आ गया तो फिर हम पे वैसे ही जुल्म शुरू हो जाएगा जैसे ब्रिटिश ने किया, जैसे उन्होंने कॉलोनी बनाई और हमें गुलाम बनाया। तो इस तरह से ये 2 बड़ी वजह थी कि रोड आइलैंड ने ये जो एग्रीमेंट था इसमें शिरकत नहीं की थी। लेकिन सिर्फ 3 साल के बाद 1790 में रोड आइलैंड ने दोबारा से इसमें शिरकत कर ली, क्योंकि ये इनिशियली तो उसमें शरीक नहीं हुआ था लेकिन बाद में एक्सेप्ट कर लिया। जब फेडरल जो गवर्नमेंट थी वो तो बनने वाली थी, मतलब तकरीबन बन चुकी थी, तब इसने उसमें शिरकत कर ली और ये भी एक पार्ट बन गया था। लेकिन इस दफ़ा जो कॉन्स्टिट्यूशन बना था वो आर्टिकल्स ऑफ कन्फेडरेशन की तरह नहीं था, जो कि पहला एक कॉन्स्टिट्यूशन था जो हमने पिछली वीडियो में बात की थी, जो कुछ गलतियों की वजह से फेल हो गया था, उसकी फेलियर हो गई थी। लेकिन ये जो था इसमें सेंटर बड़ा ही मजबूत था और ये फेडरल सिस्टम था। इसमें लोगों को आजादी दी गई, उन्हें राइट्स दिए गए और उन्हें लिबर्टी दी गई। 1788 तक ये मुकम्मल कॉन्स्टिट्यूशन तो बन चुका था, लेकिन अभी रेटिफिकेशन बाकी थी। रेटिफिकेशन क्या होती है? लीगल साइनिंग। जिसके लिए इन्होंने इसे रेटिफिकेशन के लिए भेजा, जिसके आर्टिकल कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 7 में एक कंडीशन थी कि अगर 13 में से 9 जो कॉलोनीज हैं, जो स्टेट्स हैं, वो सिग्नेचर कर देती हैं तो फिर ये वैलिड कॉन्स्टिट्यूशन बन जाएगा। लेकिन इस पे कुछ डिबेट्स वगैरह हुई और आखिरकार 13 में से 13 जो स्टेट्स थी उन सब ने इस पे सिग्नेचर कर दिया और ये प्रॉपर 4 मार्च 1789 को एक कॉन्स्टिट्यूशन बना जिसे हम कहते हैं सुप्रीम लॉ ऑफ लैंड। उसके बाद अगला पॉइंट हमारे पास आता है कॉन्स्टिट्यूशनल डेवलपमेंट।
अब वो दौर शुरू हुआ जब कॉन्स्टिट्यूशन में डेवलपमेंट का दौर आया। जब कॉन्स्टिट्यूशन तो एक मुकम्मल बन गया, उसके बाद उसमें डेवलपमेंट्स आई, जो कि पहली डेवलपमेंट हुई लॉज पास्ड बाय कांग्रेस, जो कांग्रेस ने डेवलपमेंट्स की, जिसमें नंबर 1 पे वो बात करता है बिल ऑफ राइट्स की। बिल ऑफ राइट्स 1791। बिल ऑफ राइट्स में क्या था कि जो इंडिविजुअल को राइट दिए गए थे, उन्हें यकीन दहानी उनकी करवाई गई कि ये वाकई उन्हें आज़ादी दी गई है, और जो फेडरल गवर्नमेंट थी उसकी पावर को भी लिमिट किया गया। उसके बाद जो अगली अमेंडमेंट हुई उसे हम कहते हैं रिकंस्ट्रक्शन अमेंडमेंट। इसमें क्या हुआ, 3 अमेंडमेंट्स हुई, 13th, 14th एंड 15th। और ये अमेंडमेंट्स हुई सिविल वॉर के बाद। सिविल वॉर कब स्टार्ट हुई? सिविल वॉर जो थी, सिविल वॉर 1861 से 1865 तक, ये वॉर 4 साल तक ये वॉर रही। उसके बाद ये वाली अमेंडमेंट हुई, 3 अमेंडमेंट्स। सिविल वॉर क्यों हुई थी? ये स्लेवरी के अगेंस्ट हुई थी। ये जो गुलाम का सिलसिला था, गुलाम बनाने का, इसके खिलाफ हुई थी। इसमें जो जंग हुई थी वो नॉर्दर्न स्टेट्स जो थी, यूनियन उन्हें कहते थे, और जो साउदर्न स्टेट्स थी, कन्फेडरेसी उन्हें कहते थे। यूनियन और कन्फेडरेसी, इन दोनों के दरमियान में ये जंग हुई थी। और इन 3 अमेंडमेंट्स के जरिए, जो कि 13th, 14th और 15th थी, इनके जरिए जो स्लेवरी थी उनको खत्म किया गया था, और जो लिबर्टी थी उसे बढ़ाया गया था कि आज़ादी दी जाए लोगों को, सारे इक्वल है। अगली डेवलपमेंट हमारे पास आती है सिविल राइट एक्ट 1964। इसके जरिए ये जो रेस, कलर और उसके बाद रिलीजन, इनके जरिए जो लोगों में डिस्क्रिमिनेशन थी, जो मतलब उनमें फ़र्क किया जाता था कि जो काले रंग का है या हबशी है उसे थोड़ा कमतर समझा जाता था, तो इस डिस्क्रिमिनेशन को ख़त्म किया गया था और हर किसी को वोट करने का हक दिया गया था। अगला पॉइंट हमारे पास आता है बाय एग्जेक्टिव्स, कॉन्स्टिट्यूशनल डेवलपमेंट्स बाय एग्जेक्टिव। कौन कौन से प्रेसिडेंट थे जिन्होंने कॉन्स्टिट्यूशन में कुछ ऐड किया? जिसमें नंबर 1 पे हम बात करें तो वो थे बराक ओबामा, जिन्होंने 2010 में एक एक्ट पास किया, जिसके जरिए, जैसे पाकिस्तान की अगर बात की जाए तो इसमें इमरान खान ने जैसे हेल्थ कार्ड्स दिए थे, इसी तरह हेल्थ केयर प्रोवाइड की बराक ओबामा ने 2010 में, जिसमें मिलियंस ऑफ अमेरिकन्स को फ्री हेल्थ केयर दी गई। अगला प्रेसिडेंट आता है अब्राहम लिंकन, जिसने एमेंसिपेशन प्रोक्लेमेशन दिया था, जो कि हमने अमेंडमेंट पढ़ी थी 13th अमेंडमेंट, जो कि स्लेवरी के खिलाफ थी। उसका रास्ता इसने पेव्ड किया था, अब्राहम लिंकन ने। इसने सबसे पहले आवाज उठाई थी कि उन्हें इक्वल समझा जाए, उन्हें भी राइट्स दिए जाए, उन्हें भी लिबर्टी दी जाए। अगला प्रेसिडेंट आता है थॉमस जेफरसन, जो कि बड़ा ही इंपॉर्टेंट है अमेरिकन हिस्ट्री में। इसने क्या किया था? ये ऑथर है डिक्लेरेशन ऑफ इंडिपेंडेंस। ये जो फिलाडेल्फिया में कॉन्स्टिट्यूशन कंस्ट्रक्ट हुआ था, जिसमें 50 रिप्रेजेंटेटिव्स शरीक हुए थे, तो उसे डिक्लेयर करने का जो डॉक्यूमेंट दिया था, बड़ा ही इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट अमेरिकन हिस्ट्री में, वो इसने दिया था। उसके बाद अगला पॉइंट हमारे पास आता है कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट्स। कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट्स कौन सी हुई थी? जैसे कि जो पहली 10 अमेंडमेंट्स हुई थी वो हुई थी बिल ऑफ राइट्स में। उसमें क्या हुआ था कि सिटीजन्स को लिबर्टी दी गई, उन्हें आज़ादी दी गई, उन्हें इक्वालिटी दी गई, ये सब कुछ इसी में दिया गया। फिर 13th अमेंडमेंट हुई, जिसमें स्लेवरी को खत्म किया गया। फिर 14th अमेंडमेंट हुई, उसमें सिटीजनशिप दी गई, जो सारे सिटीजन्स हैं उन्हें एक कार्ड दिया जाए कि वो इसी मुल्क के शहरी हैं। इसके बाद 19th हुई अमेंडमेंट, उसमें वुमेन्स को इक्वल राइट दिया गया। उसके बाद 26th अमेंडमेंट हुई, वोटिंग एज को कम किया गया, वोटिंग एज 21 से 18 कर दिया गया। तो ये जो सारी अमेंडमेंट्स हुई हैं, ये हुई हैं कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट्स में। अगला पॉइंट हमारे पास आता है जुडिशियल डिसीजंस का, जिसमें जो सबसे पहला जो लैंडमार्क केस आया वो था मैरबेरी वर्सेस मेडिसन 1803। मैरबेरी वर्सेस मेडिसन 1803।
3। ये पहला लैंडमार्क केस आया जिसमें जो पावर थी वो दी गई जुडिशियल रिव्यू की। इसके बाद क्या हुआ कि जो कांग्रेस था उसके जो वो लॉज पास करता था उसे अनकॉन्स्टिट्यूशनल कहलाने का भी हक कोर्ट को मिल गया, क्योंकि कोर्ट जो भी एक्ट्स कांग्रेस पास करता था उसे जुडिशियल रिव्यू में लेता था। अगर वो अनकॉन्स्टिट्यूशनल होता था तो उसे डिक्लेयर कर देता था कि ये अनकॉन्स्टिट्यूशनल है, जो कि एक बहुत बड़ा जुडिशियल डिसीजंस में एक कॉन्स्टिट्यूशनल डेवलपमेंट हुई। उसके बाद एक दूसरा लैंडमार्क केस आता है रो वर्सेस वेड, रो वर्सेस 1973। इस केस में क्या हुआ था कि जो अबॉर्शन थी उसे भी राइट दिया गया था, क्योंकि एक औरत थी वो मतलब मदर थी और उसकी जिंदगी को खतरा था, लेकिन कॉन्स्टिट्यूशन ने इसे बैन कर रखा था अबॉर्शन को। लेकिन जब जुडिशियल रिव्यू में लिया गया उसके बाद दोबारा से देखा गया, कोर्ट ने इसे चेक किया तो उसमें क्या था कि कॉन्स्टिट्यूशन ने इतनी इजाजत दी हुई थी कि अगर किसी की जान को खतरा हो तो फिर वो अबॉर्शन करा सकता है। तो इस तरह इस केस के जरिए एक नया राइट दिया गया, ये भी एक लैंडमार्क केस बना। उसके बाद अगला पॉइंट हमारे पास आता है अदर फैक्टर्स। कुछ दूसरे फैक्टर्स भी थे जिन्होंने डेवलपमेंट में हिस्सा लिया, जिसमें पॉलिटिकल पार्टीज थी। इसमें पहला था एडवोकेटिंग द अमेंडमेंट्स, सपोर्ट किया जिन्होंने अमेंडमेंट्स को। 26 जो अमेंडमेंट थी इसे सपोर्ट किया गया, जो कि थी 21 से एज 18 होनी चाहिए इलेक्शन के लिए, तो इसको भी सपोर्ट किया गया। तो ये भी कॉन्स्टिट्यूशन में ऐड हुआ, कॉन्स्टिट्यूशनल डेवलपमेंट हुई। उसके बाद अगला पॉइंट हमारे पास आता है इंटरेस्ट ग्रुप्स। कुछ ऐसे ग्रुप्स भी थे जिन्होंने कॉन्स्टिट्यूशन की डेवलपमेंट में पार्ट लिया, जिनमें सबसे पहले था अमेरिकन सिविल लिबर्टी यूनियन, जिन्होंने इस बात में हिस्सा लिया कि जो इंडिविजुअल्स हैं उन्हें राइट्स दिए जाएं और उन्हें लिबर्टी दी जाए। इसके बाद एक दूसरा ग्रुप भी था, सियारा क्लब उसे कह सकते हैं, सियारा क्लब, जिसने जो इन्वायरमेंट था उसमें उसे सपोर्ट किया, इन्वायरमेंट को अच्छा बनाए, इन्वायरमेंट में मतलब ज्यादा से ज्यादा दरख्त लगाएं। तो इस तरह से एक ग्रुप था, उसने भी इसे सपोर्ट किया और इस तरह से कॉन्स्टिट्यूशनल डेवलपमेंट में इसने भी हिस्सा लिया। तो गाइज ये थी आज की वीडियो। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी हुई या इस वीडियो की समझ आ गई तो इस वीडियो को लाइक करें और इस चैनल को फॉलो करना ना भूलिएगा। खुदा हाफिज।